हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी वेस्ट एशिया में कैसी है और उसी संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वेस्ट एशिया इतना स्टेबल क्यों है जितना आज के समय में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार की। हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार एक तरीके से 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में समाप्त हो गया था। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से ये वार जो था सेकेंड वर्ल्ड वार का एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच लड़ा गया था। इसमें एक्सिस पावर में एक तरीके से जर्मनी, इटली, जापान थे और एलाइड पावर में यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और रसिया थे। इसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका ने एक तरीके जापान को हरा दिया था और रसिया ने एक तरीके से नाजी जर्मनी को हरा दिया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1945 में। उसके बाद देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक बनता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनता है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बनता है। और उसमें 5 देशों को जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, चाइना, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलती है और उसमें बाद में 10 और टेम्परेरी देशों को एक तरीके से इन्वॉल्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टेम्परेरी मेंबर के रूप में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा वर्ल्ड जो था एक तरीके से बाइपोलर डिवीजन हो गया था, एक तरीके से द्विध्रुवी हो गया था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक जो ब्लॉक था उसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था और दूसरे ब्लॉक का नेतृत्व उस समय का यूएसएसआर कर रहा था। तो हम जानते हैं कि यूएसएसआर में सबसे बड़ा देश एक तरीके से रसिया था और भी उसमें करीब 16 देश के आसपास थे यूएसएसआर में। तो उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से कोल्ड वार शुरू हो गया। ये कोल्ड वार 1945 के ऑनवर्ड शुरू हुआ और ये चलता रहा। इसी में हम देखते हैं कि 1961 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी आती है जो एक तरीके से बहुत काफ़ी हद तक उसमें न्यूक्लियर वार की एक तरीके से होने की प्रबल संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, लेकिन हो नहीं पाया था। वो एक तरीके से बाद में अमेरिका और यूएसएसआर ने एक तरीके से आपस में बैठ के उस मुद्दे को सुलझा लिया था और उसको क्यूबा मिसाइल संकट भी बोलते थे एक तरीके से। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचोव का शासनकाल आता है। उसमें एक तरीके से यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दिया जाता है। एक तरीके से हम जानते हैं कि कंट्री ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट उस समय बनाए जाते हैं 15 देश और एक तरीके से रसिया, टोटल 16 देश से एक तरीके से बनते हैं। उसमें रसिया की ही मेन भूमिका ज़्यादा इस समय रहती है, लेकिन उस समय यूएसएसआर को तोड़ने की या डिसइंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी मिखाइल गोर्बाचोव को, क्योंकि उस समय इस यूएसएसआर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और बहुत सारी जगहों पे एक तरीके से स्टैंड अपना ले रहा था। हम जानते हैं कि जब इंडिया ने एक तरीके से बांग्लादेश को लिबरेट कराया था तो उसमें भी यूएसएसआर का बहुत बड़ा रोल था और उसमें सारी चीज़ों के होने से यूएसएसआर का बहुत ज़्यादा रोल अहम माना जाने लगा था एक तरीके से सेकंड पावर ब्लॉक के रूप में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे यूएसएसआर का एक तरीके से डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसके बाद पूरा वर्ल्ड जो होता है वो यूनिपोलर हो जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक तरीके से सोल सुपर पावर के रूप में उभरता है और उसी बीच में हम देखते हैं कि 1990 के बाद 1995, 96 और उसके बाद जो भी साल आते हैं उसमें यूनाइटेड स्टेट की एक तरीके से हेजमनी पूरे वर्ल्ड में स्टेबलाइज्ड हो जाती है। उसी के बाद हम देखते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्टेट ने अपने जो भी रिसोर्सेज थे उसको एक तरीके से वेस्टर्न एशिया में लगाया एक दूसरे के विरुद्ध। तो उसी में सबसे पहले हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो हम उसमें जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। सऊदी अरेबिया से अमेरिका कहता है कि आप हमें ऑयल और नेचुरल गैस दीजिए और वो भी हम जो पेमेंट होगा एक तरीके से डॉलर में करेंगे और उसके बदले में जो है हम आपको नेशनल सिक्योरिटी देंगे। तो ये तो इसकी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉलिसी हो गई सऊदी अरेबिया के लिए। ठीक इसी तरह की पॉलिसी वो इजिप्ट के साथ भी करता है। इजिप्ट के साथ उसने कहा है कि हम आपको पीस और सिक्योरिटी देंगे और एक तरीके से इजराइल का जो साउदर्न बॉर्डर है उससे जो आपकी टेरिटरी एक तरीके से टच करती है वो वहाँ पे एक तरीके से सिक्योरिटी देंगे और उसके बदले में हमें आपसे ये चाहिए कि हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर आपके देश में खड़ा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो है तुर्की के साथ यूनाइटेड स्टेट का अपना एक बहुत अच्छा जो है रिलेशन है। यूनाइटेड स्टेट ने तुर्की को एक तरीके से F-16 फाइटर प्लेन दिया, उसको एक तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया और अभी जो हमने देख रहे थे आर्मीनिया और अजरबैजान वार के बारे में उसमें एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ने तुर्की को बोला ठीक है आप अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके जो सेपरेटिस्ट आर्मीनियन है उनको एक तरीके से निकाल दीजिए वहाँ पे। तो इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट जो था उसने तुर्की को पेसिफाई कर दिया और उसके बाद हम देखते हैं कि
इजराइल इजराइल भी इसका एक बहुत बड़ा सहयोगी है यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट ने इजराइल की पूरी सिक्योरिटी ले रखी है और एक तरीके से हम जानते हैं कि इजराइल को जितने भी टेक्नोलॉजी सप्लाई करनी हो या वेपन सप्लाई करनी हो या वॉर मटेरियल की सप्लाई करनी हो, सारी सप्लाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से आती है। तो एक ही देश ऐसा है जो यूनाइटेड स्टेट का इस समय प्रबल विरोधी है मिडिल ईस्ट में, वो है ईरान। ईरान इतना ज़्यादा प्रबल विरोधी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब क्या कर बैठे। उसका एक तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी चल रहा है अभी, हालांकि इतना ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं हो पाया है कि वेपन ग्रेड प्लूटोनियम या यूरेनियम बने और उसको एक तरीके से परमाणु बम बनाने में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ईरान हमेशा खुल के एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक तरीके से मुखालफत करता है और उसमें कहता है कि हमको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की कोई भी पॉलिसी मंजूर नहीं है। ईरान की जो प्रॉक्सी हैं, जैसे हिजबुल्लाह हो गया एक तरीके से लेबनान में, एक तरीके से गाजा पट्टी में हमास हो गया, एक तरीके से यमन में जो हूती हो गए, ये एक तरीके से इजराइल की प्रॉक्सी हैं। इजराइल की प्रॉक्सी ने एक तरीके से यूएस की नाक में दम कर रखा है। यूएस का कहना है कि हम ईरान की प्रॉक्सी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ईरान की जो भी प्रॉक्सी ऑपरेट कर रही हैं इराक में, सीरिया में, यमन में, लेबनान में, और एक तरीके से हमास जो ऑपरेटिव है एक तरीके से गाजा पट्टी में, इन सब ने एक तरीके से अमेरिका की नाक में दम कर रखा है। तो दूसरे संदर्भ में हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसी रही जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहीं। एक तरीके से अगर हम देखें तो सऊदी अरबिया की कतर से नहीं पड़ती है, तो सऊदी अरबिया कतर में रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता, तो यूनाइटेड स्टेट ने कतर के साथ भी एक रिलेशन किया है, संबंध बनाया है कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे। किसके खिलाफ सिक्योरिटी देंगे? सऊदी अरबिया के खिलाफ सिक्योरिटी देंगे। मतलब सऊदी अरबिया के खिलाफ आपको सिक्योरिटी देंगे और उसके बदले में आपके यहाँ हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे, और जितनी भी इंसरेक्शन लोगों की मीटिंग होगी, बगावती लोग जो भी होंगे उनकी मीटिंग होगी, वो एक तरीके से आपकी राजधानी दोहा में होगी। तो हम देखते हैं कि अगर तालिबान की कोई मीटिंग हो रही है तो दोहा में हो रही है। हम जानते हैं कि अगर ईरान और वेस्टर्न कंट्री की कोई मीटिंग हो रही है तो दोहा में हो रही है। हम जानते हैं कि उसके बाद अफगानिस्तान की सिक्योरिटी से कोई रिलेटेड मीटिंग हो रही है तो दोहा में हो रही है। तो ये तो इसकी कतर की पॉलिसी रही एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट की कतर को लेके। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरीके से जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो रसिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, रसिया के पास एक तरीके से रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। और उन्हीं दिनों में हम देखते हैं कि चाइना एक तरीके से इमर्ज कर रहा होता है। जब चाइना इमर्ज कर रहा होता है तो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि अमेरिका की तरफ से कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर क्रॉस कर चुकी है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से इस समय 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो हम देखते हैं कि अगर इसी ग्रोथ रेट से चाइना का डेवलपमेंट होता रहा तो कुछ ही सालों में चाइना यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ देगा। ये यूनाइटेड स्टेट की थिंक टैंक पॉलिसी बताती है कि अगर चाइना इसी रेट से ग्रोथ करता रहा तो एक दिन चाइना जो है यूनाइटेड स्टेट को भी एक तरीके से नेशनल इनकम में या ग्रोथ रेट में पीछे कर देगा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होगी। तो उसी प्रॉब्लम में हम देखते हैं कि एक तरीके से चाइना ने अपना एक तरीके से इनरोड बनाया सेंट्रल एशियन देशों में। सेंट्रल एशियन में जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सब देशों में एक तरीके से अपना पैठ बनाया और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। एक तरीके से अब चाइना जो है ईरान में भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, पाकिस्तान को एक तरीके से अपना सैटेलाइट स्टेट बना लिया है, और अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन उसके ये सब इन्वेस्टमेंट उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितने यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी के द्वारा इफेक्टिव माने जाते हैं। एक तरीके से हम जानते हैं कि अभी जब एक तरीके से ईरान न्यूक्लियर डील होता है तो उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर प्लस जर्मनी भी रहता है, और उसकी इन सब की जब मीटिंग होती है ईरान के साथ तो उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि यूरेनियम इन्वेस्टमेंट 3.6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी कड़ी में हम देखते हैं कि एक तरीके से अमेरिका इनके ईरान के ऊपर आयल के प्रोडक्ट और आयल पे एक तरीके से सैंक्शन लगाता है, जिसकी वजह से पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम जानते हैं कि एक तरीके से अगर ये देखा जाए कि ईरान को अगर चाइना कहता है कि आप अपने देश में हमको इन्वेस्ट करने दीजिए, हम अगले 20 सालों में आपको 250 बिलियन यूएस डॉलर देंगे, लेकिन अगर अमेरिका तुरंत कहता है कि ठीक है हम आपका जो एसेट फ्रीज है उसको एक तरीके से अनफ्रीज कर रहे हैं और उसके बदले में आपको तुरंत 6 बिलियन यूएस डॉलर दे रहे हैं, तो ईरान उस पर एक तरीके से एग्री हो जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी है वेस्टर्न एशिया में वो एक तरीके से बहुत ही दूरदर्शी पॉलिसी है, और एक तरीके से इसमें बहुत सारे देशों का एक तरीके से मर्ज हो जाना स्वाभाविक है। हम जानते हैं अब एक तरीके से सारी पॉलिसी एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट की मिडिल ईस्ट में चेंज होती चली जा रही है,
क्योंकि अब उसमें हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में एक तरीके से सेल ऑयल प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा वो हुआ है, सेल गैस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से सारी चीज़ें एक तरीके से बहुत अच्छी चल रही हैं वहाँ पे। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि बाद में जब साखालिन आइलैंड पे एक तरीके से रसिया का सबसे ज़्यादा वो होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, नेचुरल गैस प्रोडक्शन होता है, तो रसिया एक तरीके से वर्ल्ड की हर पे फिर से निकल के आने लगता है। अब जब से पुतिन आए हुए हैं, रसिया के राष्ट्रपति बने हुए हैं, तब से रसिया का जो रोल काल है पूरे वर्ल्ड में लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जानते हैं, इसके पहले हम देख चुके हैं सीनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे एक तरीके से अफगानिस्तान में पेनिट्रेट किया और उसको डिस्टेबलाइज कर दिया। उसके बाद हम जानते हैं जूनियर बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे इराक को सद्दाम हुसैन गवर्नमेंट को एक तरीके से टपल कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से कर्नल गद्दाफी को एक तरीके से लीबिया में मारा गया एक तरीके से। उसके बाद ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं कि कैसे एक तरीके से अरब स्प्रिंग को बढ़ावा दिया गया, एक तरीके से इजिप्ट में हुस्नी मुबारक के शासन को रौट डाला गया। तो इन सब चीज़ों से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी जो इस समय 2010 और 15-20 के आसपास की जो पॉलिसी है, ये यूनाइटेड स्टेट में ऑलरेडी 1987 में एक तरीके से बना ली गई थी ये सारी पॉलिसी और उसी पे काम हो रहा था। आज के हमारे सोचने में, यूनाइटेड स्टेट के सोचने में 20 साल का अंतर है। आज की पॉलिसी जो यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बना रहा है वो 20 साल आगे की पॉलिसी बना रहा है। अगर हम इसके पर्सपेक्टिव में क्वाड को देखें, चाइना के पर्सपेक्टिव में, तो क्वाड जो ग्रुपिंग है यूनाइटेड स्टेट का वो भी बहुत इफेक्टिव है एक तरीके से। लेकिन अब चूंकि हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट पे, तो हम मिडिल ईस्ट पे ही बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया का इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट शुरू कराता है कि आप किसी भी तरीके से एक तरीके से प्रोसेस नॉर्मल हो जाए सऊदी अरेबिया के, कि जो है बात एक तरीके से इजराइल से होती रहे और उसमें जो है पैलेस्तीन वाला मुद्दा कभी ना उठ पाए। ये सब भी उसके एक तरीके से उसमें रहता है कि ये सब होता रहे ताकि इजराइल को भी एक तरीके से मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी मिलती रहे। और अगर इजराइल को भी मिडिल ईस्ट में सिक्योरिटी मिलती रहेगी तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि रसिया ने एक तरीके से सीरिया में अपने कई बेसेस बना लिए हैं। रसिया ने सीरिया में इतने ज़्यादा बेसेस बना लिए हैं कि अपोजिशन जो सीरियन फोर्सेस थे उनको एक तरीके से बशर अल असद की गवर्नमेंट को टॉपल करने नहीं दिया गया है। तो उसमें रशियन प्रेसिडेंट ने एक तरीके से रोक लगा दी है कि बशर अल असद की गवर्नमेंट कभी भी बर्खास्त टर्मिनेट नहीं की जाएगी, चाहे जो हो जाए। उसी में रसिया ने कई एक तरीके से टाटर एयरबेस है, वहाँ भी रशियन मिलिट्री हैं और वहाँ पे जो अलेप्पो शहर है वहाँ पर भी हैं एक तरीके से सीरिया की राजधानी दमिश्कस में भी एक तरीके से रशियन फोर्सेस हैं। तो एक तरीके से रसिया ने अपना मूड बना लिया है कि वर्ल्ड सिनेरियो में कैसे रसिया को अपनी मसल फ्लेक्स करनी है। और उसमें हम देखते हैं कि एक तरीके से रसिया और ईरान के साथ भी बहुत अच्छा इस समय संबंध है। एक तरीके से ईरान रसिया को ड्रोन प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन में एक तरीके से वार लड़ने के लिए, जो कि रसिया का एक बहुत ही अच्छा पार्टनर है इस समय ईरान। और उसमें इस तरीके से मिसाइल भी सप्लाई कर रहा है, ड्रोन भी सप्लाई कर रहा है ताकि यूक्रेन वार को एक तरीके से असिस्ट किया जा सके। और उसी कड़ी में हम देखते हैं कि चाइना एक तरीके से पाकिस्तान को अपना सैटेलाइट टाउन बना चुका है और सैटेलाइट टाउन बनाने की वजह से पाकिस्तान में के इस समय पाकिस्तान की जो भी इकोनॉमी है वो एक तरीके से चाइना के दम पे चल रही है। पाकिस्तान एक तरीके से सैटेलाइट टाउन बन जाने के कारण चाइना की के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा लोन ले लिया हुआ है और एक तरीके से जो है डेट ट्रैप में चाइना के फंसने के पूरे चांसेस पाकिस्तान के हैं। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं ये सारी चीज़ें जब हो चुकी होती हैं तो सारी बातें जब आगे कर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जितने भी देश हैं वो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट को सपोर्ट करते हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट को एक तरीके से अपोज करता हो। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि ये सब सारी चीज़ें होने लगी हैं। तो हम जानते हैं कि जो एक तरीके से अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया था, यूनाइटेड स्टेट के जनरली इसमें इन्वॉल्व था। ये एक तरीके से सऊदी अरबिया, एक तरीके से यूनाइटेड अरब अमीरात और एक तरीके से मोरक्को के बीच में एक तरीके से रिलेशन नॉर्मलाइजेशन करना था इजराइल को। लेकिन हम जानते हैं कि उस समय सऊदी अरबिया इस अब्राहम अकॉर्ड से हट गया था। बाद में फाइनली अमेरिका के द्वारा ये डील एक तरीके से साइन की जाती है और उसमें कहा जाता है कि जो है सऊदी अरबिया ऑलरेडी इस डील से अगर हट गया है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें जो है अब्राहम अकॉर्ड को साइन किया जाए इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात और मोरक्को के बीच में। तो ये 3 देशों के बीच में शामिल हो गया था। इसमें चीफ मीडिएटर का रोल किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी पूरे वेस्ट एशिया में चल रही है
और इसमें यूनाइटेड स्टेट काफ़ी हद तक सफल भी रहा है। उसके सफल होने के पीछे कई रीज़न है। उसके सफल होने के पीछे ये रीज़न है कि आज यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेज़िडेंट हैं, वो यूनाइटेड स्टेट की पॉलिसी 20 साल के आगे की सोच के चल रहे हैं। क्योंकि 20 साल आगे का जो सोचेंगे तो 20 साल आगे का कहीं न कहीं चाइना का इमरजेंस सामने आएगा, रसिया का इमरजेंस सामने आएगा और एक तरीके से जो चाइना, रसिया और ईरान इन सब का नेक्सस है वो एक तरीके से आगे आएगा आगे 20 सालों में। तो आज की जो यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो 20 साल आगे की सोच के चल रही है। और उसमें इस समय एक बहुत बड़ा फैक्टर ये आ जा रहा है कि यमन में जो हूती एक तरीके से लड़ाके हैं, वो एक तरीके से सऊदी अरबिया पे बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। तो सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए सऊदी अरबिया काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पे डिपेंडेंट है और उसकी सिक्योरिटी इसीलिए लेना चाहता है क्योंकि अगर वहाँ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से कोई बिल पास होके एक तरीके से प्रेसिडेंट उस पे साइन करते हैं, एक्ट बन जाता है, तो एक तरीके से पूरा अप्लाई हो जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंशियल डिफरेंस की वजह से जो है सारे काम एक तरीके से होते रहते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट इज़राइल की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेता है तो उसे पूरा ही करना होगा, उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं होगा। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि कतर का रोल कॉल बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है और वो भी एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट का एयरक्राफ्ट कैरियर उसके देश में खड़ा है और वहाँ पे हज़ारों मैरीन सोल्जर यूनाइटेड स्टेट के एक तरीके से हैं। थैंक्स गाइस, आज के लिए इतना ही।